वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एमिली डिकिंसन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई, यानी इंसानी जहन आसमान से ज़्यादा वसी है। ये पोइम टोटल 3 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा, तो 3 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 12। पोइटस कहती है द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई, हमारा इंसानी जहन आसमान से ज़्यादा वसी है। फॉर पुट दैम साइड बाय साइड, अगर आप इन दोनों चीज़ों को पहलू ब पहलू रख लें, एक साथ रख लें, यानी एक तरफ अगर आप इंसानी दिमाग रख लें और दूसरी तरफ आसमान को रख लें, द वन द अदर विल इंक्लूड, तो जो पहली चीज़ है वो दूसरे को अपने अंदर शामिल कर लेगी विद ईज़, बड़ी आसानी से। अब पहली चीज़ कौन सी है जिसका ज़िक्र पहले आया है, यानी इंसानी दिमाग, वो आसमान को अपने अंदर रख लेगी। यानी इसका मतलब है कि आसमान बड़ी आसानी से इंसानी जहन में समा सकता है। एंड यू बिसाइड, और तुम भी इस दिमाग में बड़ी आसानी से समा सकते हो। द ब्रेन इज़ डीपर दैन द सी, और दिमाग समुंदर से ज़्यादा गहरा है। फॉर होल्ड दैम ब्लू टू ब्लू, अगर इन दोनों नीली चीज़ों को यानी आसमान को और इंसानी दिमाग को एक साथ रख दिया जाए, द वन द अदर विल एब्जॉर्ब, तो पहली चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को जज़्ब कर लेगी। यानी जो इंसानी दिमाग है वो पूरे के पूरे समुंदर को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। एज स्पॉन्जीज बकेट्स डू, जिस तरह से किसी पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर अगर स्पॉन्जीज को रख दिया जाए तो वो पूरे के पूरे पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। इसी तरह से इंसानी जहन पूरे के पूरे समंदर के पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। द ब्रेन इज़ जस्ट द वेट ऑफ गॉड, जो इंसानी दिमाग है उसका वज़न खुदा के वज़न के बराबर है। फॉर हेफ्ट दैम पाउंड फॉर पाउंड, और अगर आप इनको उठाओ पाउंड फॉर पाउंड, एक एक पाउंड करके, एंड दे विल डिफ़र इफ़ दे डू, तो इनमें आपको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। अगर आप इनको वज़न करने की कोशिश करो, पाउंड के हिसाब से इनका वज़न करने की कोशिश करो, तो आप इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पाएंगे। इफ़ दे डू, अगर इन दोनों में कोई फ़र्क होगा भी तो वो क्या होगा, एज़ सिलेबल फ्रॉम साउंड, जितना कि एक आवाज़ का और एक सिलेबल का फ़र्क होता है। यानी जैसे ही हम कोई सिलेबल अपनी ज़बान से अदा करते हैं, किसी लफ्ज़ का एक छोटा सा हिस्सा अदा करते हैं, तो साथ ही कोई आवाज़ पैदा होती है। यानी सिलेबल को और आवाज़ को, यानी अल्फाज के हिस्सों को और आवाज़ को जिस तरह से जुदा नहीं किया जा सकता, इसी तरह से ही इन दोनों में भी बहुत कम फ़र्क है। यानी इंसानी दिमाग और खुदा के वज़न में बहुत ही कम फ़र्क दिखाई देगा। यानी पोइटस ये कहना चाहती है कि इंसानी दिमाग बहुत ज़्यादा वसी है और बहुत गहरा है और खुदा के वज़न के बराबर है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCB DEFE GHEH, यानी इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड देखें तो वो है साइड, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बिसाइड, साइड बिसाइड। सेकंड स्टेंजा में भी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि ब्लू डू। इसी तरह से थर्ड स्टेंजा में भी प्राउड साउंड। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में द ब्रेन इज़ वाइडर दैन द स्काई, यानी इंसानी दिमाग का आसमान के साथ मुआवजा किया गया है। उसके बाद स्टेंजा नंबर 2 को अगर हम देखें तो उसमें यही कहा गया है द ब्रेन इज़ डीपर दैन द सी, यानी इंसानी जहन को समुंदर के साथ कंपेयर किया गया है। फॉर होल्ड दैम ब्लू टू ब्लू, द वन द अदर विल एब्जॉर्ब एज स्पॉन्जीज बकेट्स डू, यानी इन दोनों चीज़ों को एक बाल्टी में रखे हुए स्पॉन्जिस के साथ कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से बाल्टी में अगर स्पॉन्जिस रख दिया जाए, यानी कोई फॉर्म वगैरह रख दिया जाए, तो वो जैसे पानी को जज़्ब कर लेता है, इसी तरह से इंसानी जहन पूरे के पूरे समुंदर के पानी को जज़्ब करने की सलाहियत रखता है।
नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में पोइटस ने कहा है, फॉर होल्ड दैम ब्लू टू ब्लू, यानी ब्लू टू ब्लू का जो वर्ड यूज़ किया गया है, एक ब्लू ब्रेन के लिए यूज़ किया गया है और दूसरा ब्लू समुंदर के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में द ब्रेन के बाद डैश यूज़ की गई है। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो उसे रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में पोइटस ने कहा है, द वन द अदर विल कंटेन, एक जो है वो दूसरे को अपने अंदर समा सकता है। अब वो कैसे समाएगा वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, विद ईज़, बड़ी आसानी से, एंड यू बिसाइड, और तुम्हें भी अपने अंदर समाने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में सिलेबल और साउंड ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें ब्रेन और दैन इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में विल, डिफ़र और इफ़ इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। इसके अलावा पोइटस ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि स्काई, ब्रेन, स्पॉन्जीज, सी, बकेट। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें इंसानी जहन की वसअत का ही जिक्र किया गया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।